हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम इस चैप्टर में हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच्ड होता है। ऐसे 3 ग्रुप्स होते हैं जहाँ कार्बन के साथ नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है। वो है नाइट्रो कंपाउंड्स, अमीन्स और नाइट्राइल CN। नाइट्रो कंपाउंड्स, अमीन्स और नाइट्राइल, ये 3 तरह के कंपाउंड्स हैं जिनको हम नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। इस चैप्टर में हम नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, अमीन्स के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड दूसरे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम नाइट्रो कंपाउंड से। नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप को कहते हैं, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। NO2 को हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और एक नाइट्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो जिन कंपाउंड्स में ये नाइट्रो ग्रुप होता है, उन कंपाउंड्स को हम नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये 2 तरीके के हो सकते हैं। अगर नाइट्रो ग्रुप किसी एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो, मतलब एलिफेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम नाइट्रो एल्केन्स कहेंगे। इसी तरह यदि नाइट्रो ग्रुप किसी एरोमेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो, तो वो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स होंगे, उनको हम नाइट्रो एरीन्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे नाइट्रो के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये है नाइट्रो मीथेन। यहाँ नाइट्रो के साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा है, C2H5 ग्रुप जुड़ा है, इसको हम कहते हैं नाइट्रो एथेन। इसी तरह नाइट्रो एरीन्स के बारे में बात करें, यह है नाइट्रो बेंजीन। यहाँ नाइट्रो एक एराइल ग्रुप के साथ फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह है नाइट्रो बेंजीन। एक और एग्जाम्पल देखिए, मेटा नाइट्रो टोल्यूइन, C6H5 CH3 को हम टोल्यूइन कहते हैं। यहाँ टोल्यूइन के साथ नाइट्रो जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यह है मेट्रा नाइट्रो टोल्यूइन। नेक्स्ट देखिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ नाइट्रो जुड़ा हुआ है फिनॉल के साथ। ये तीनों एग्जाम्पल्स नाइट्रो एरीन्स के हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रो ग्रुप होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन, नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एरीन्स का प्रिपरेशन। इनको हम किस तरह से इनका विरचन कर सकते हैं, किस तरह से इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखिए, नाइट्रो एल्कीन को जो नीचे दी हुई 3 मेथड्स हैं, उनमें से किसी से भी हम बना सकते हैं, सिंपल मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है एल्काइल हैलाइड से। ये सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इस इथाइल हैलाइड में से, इथाइल ब्रोमाइड में से Br- बाहर निकल जाता है और इसकी जगह नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, NO2- जुड़ गया और Br- बाहर निकल गया, कंपाउंड बना हमारा नाइट्रो एथेन। इसी तरह सेकेंड मेथड है अमीन्स से। ऐसे कंपाउंड जिनमें अमीनो ग्रुप एक टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, उसको अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडाइज करते हैं तो टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स बनते हैं। यहाँ देखिए, ये 2-amino-2 मिथाइल प्रोपेन है, यहाँ पे ये टर्शरी कार्बन है, इस टर्शरी कार्बन से अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन हमने किया पोटेशियम परमैंगनेट से। जब पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडेशन हम इसका करते हैं तो अमीन ग्रुप की जगह नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है। यहाँ पे आप एक बात अभी याद कर लीजिए, अगर अमीन्स का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रो में। इसी तरह अगर हम नाइट्रो का रिडक्शन करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, अमीनो में। नाइट्रो का अपचयन करने पे अमीनो बनता है, अमीनो का ऑक्सीडेशन करने पे नाइट्रो बनता है। तो यहाँ हमने टर्शरी अमीनो का ऑक्सीडेशन किया पोटेशियम परमैंगनेट से और हमको कंपाउंड मिला टर्शरी नाइट्रो एल्केन। थर्ड मेथड जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, बाई नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण द्वारा।
यहाँ हम किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन के एटम को हटा देते हैं और उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सिंपल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ नाइट्रेशन से नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एरीन्स हम दोनों ही कंपाउंड्स बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रो एल्केन कैसे बनाया जा सकता है। नाइट्रो एल्केन बनाने के लिए सबसे पहले हम वेपर फेस में ये रिएक्शन होता है। वेपर फेस में हमें एल्केन लेना है और नाइट्रिक एसिड लेना है। यहाँ हमने मीथेन लिया और नाइट्रिक एसिड लिया, दोनों को वेपर फेस में लेना है, गैस प्रावस्था में लेना है। इसको 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम गर्म करते हैं तो रिप्लेसमेंट हो जाता है, मीथेन का एक H बाहर निकल जाता है और उसकी जगह नाइट्रिक एसिड से NO2 आके इसके साथ जुड़ जाता है और हमको प्रोडक्ट मिल जाता है नाइट्रो ईथेन। तो ये है नाइट्रो एल्केन बनाने का मेथड। अगर हमें नाइट्रो एरीन बनाना हो तो हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो NO2 ग्रुप इस बेंजीन के साथ जाके अटैच्ड हो जाता है और नाइट्रो बेंजीन मिलती है। ये रिएक्शन बेंजीन का नाइट्रेशन रिएक्शन है। आपने फर्स्ट ईयर में जब रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा होगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 तरीके के थे, आपको बताए गए थे, पढ़ाए गए थे। एक था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन के ऊपर जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। मतलब इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी इलेक्ट्रोफाइल से। जब आपको नाइट्रेशन रिएक्शन इसका एग्जाम्पल लेके फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था तब आपको बताया गया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है नाइट्रोनियम आयन। तो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 पहले एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं। पहले जब नाइट्रोनियम आयन के बारे में नहीं पता था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में नहीं पता था, तब ये समझा जाता था कि यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का काम है इस H2O को बाहर निकाल देना। देखिए, याद रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के रूप में काम करता है, एक निर्जलीकरण अभिकारक के रूप में काम करता है। तो जब हमें किसी रिएक्शन में से पानी को हटाना होता है तो हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में वो रिएक्शन कराते हैं। तो पहले ये समझा जाता था कि इस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का काम इस H2O को हटा देना है, इसका निर्जलीकरण कर देना है इस रिएक्शन का, जिससे कि अभिक्रिया सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। आपको ध्यान है, पता है आपको कि अगर हम प्रोडक्ट को बाहर निकालते रहते हैं तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन बाद में ये बताया गया कि H2O और नाइट्रोबेंजीन का आपस में कोई रिएक्शन नहीं होता। तो एक बार जब ये तीनों आपस में रिएक्शन करके नाइट्रोबेंजीन बना देते हैं, पानी बना देते हैं, तो ये रिएक्शन कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चल सकता। तो फिर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का यहाँ क्या यूज है? हम सिंपल कॉन्सनट्रेटेड HNO3 को यूज़ करके भी ये रिएक्शन कर देना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोनियम आयन तो HNO3 से ही बन रहा है। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। आपने छोटी क्लासेस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा होगा, अणु संख्यक गुणों के बारे में पढ़ा होगा। ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पे डिपेंड करते हैं, जो स्पीसीज़ आयंस या अणुओं की संख्या पे डिपेंड करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट भी एक ऐसा ही गुण है। जैसे जैसे अणुओं की या आयंस की संख्या बढ़ती या घटती जाती है, उसी के हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट भी कम या ज़्यादा होता जाता है। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का रिएक्शन किया तो पता चला कि HNO3 और H2SO4 जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो 4 आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं।
उनमें से एक नाइट्रोनियम, एक हाइड्रोनियम और 2 HSO4 माइनस के थे। तो यहाँ H2SO4 का काम है HNO3 के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस करना। रिएक्शन देखिए इन स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में HNO3 एक मॉलिक्यूल H2SO4 के साथ फास्ट रिएक्शन करता है और H2SO4 से एक H+ आयन HNO3 के ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होके उस पर आके जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्पीसीज़ बनी थी, यहाँ O और NO2 के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है, H2O पानी बाहर चला जाता है और हमें नाइट्रोनियम आयन मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पानी एक और H2SO4 के साथ फास्ट रिएक्शन करता है और HSO4 माइनस और H3O+ ये आयन्स बनते हैं। तो यहाँ H2SO4 का यूज़ ये है कि वो HNO3 के साथ रिएक्शन करके जो इलेक्ट्रोफाइल है, कौन है इलेक्ट्रोफाइल? नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे। ये नाइट्रोनियम आयन फिर बेंजीन के ऊपर जाके अटैक करेगा। ये देखिए, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए इसका। सबसे पहले ये नाइट्रोनियम आयन अभी हमने देखा HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करके बना था। ये बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। बेंजीन का एक पाई बॉन्ड टूट जाता है। ये बेंजीन है। बेंजीन का एक पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर चले गए। इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आया, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया। माइनस चार्ज वाले कार्बन पे जाके NO2+ जुड़ जाता है। ये देखिए ये जुड़ गया। इसके बाद इसके यहाँ से देखिए, यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एक स्लो रिएक्शन है। NO2 यहाँ पे आके जुड़ गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब इसमें रेजोनेंस होगा। इस कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस होता है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बन जाते हैं। ये आप अपने आप कर सकते हैं आराम से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आते हैं। इस वाले पाई बॉन्ड को इधर लाइए तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, ऑर्थो कार्बन पे। इन तीनों का जो अनुनादी संकर है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, वो ये है। इसको हम कहते हैं वीलैंड इंटरमीडिएट, वीलैंड मध्यवर्ती। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला H+ के फॉर्म में बाहर चला गया और अपने इलेक्ट्रॉन्स उसने बेंजीन को दे दिए। बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर कंप्लीट हो गया और हमको मिला नाइट्रोबेंजीन। ये मैकेनिज्म आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ के आए हैं। ये है वीलैंड मध्यवर्ती। इसको ये जो दिखाया गया है इस तरह से भी रिएक्शन मैकेनिज्म को दिखा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में NO2 बेंजीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को देख के, आपको पता है बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, उसके ऊपर और नीचे, बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड इस नाइट्रोनियम आयन को दिख रहा था। उससे अट्रैक्ट होके ये बेंजीन से जाके अटैच्ड हो गया। यहाँ पे देखिए बेंजीन और नाइट्रोनियम आयन के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है। ये है ट्रांजिशन स्टेट 1, संक्रमण अवस्था 1। ये बनाता है वीलैंड इंटरमीडिएट। यहाँ H और NO2 दोनों बॉन्ड्स बने हुए हैं और प्लस चार्ज जो है वो इन 5 कार्बन के ऊपर मूव कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन और रिंग के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है। इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट 2, संक्रमण अवस्था 2। लास्ट में ये H वाला, ये वाला बॉन्ड पूरा टूट जाता है और हमको नाइट्रोबेंजीन मिलता है। ये इसका ऊर्जा आरेख है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इसको ठीक से समझिए। सबसे पहले ये रिएक्टेंट्स हैं, बेंजीन और नाइट्रोनियम आयन। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और पहुंचते हैं यहाँ तक। ये जो आपको एनर्जी लेवल दिखाया है ये है संक्रमण अवस्था 1 का, जब बेंजीन और NO2 के बीच में बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है। जब ये वाला बॉन्ड पूरा बन जाता है, ये बॉन्ड भी अभी बना हुआ है और पॉजिटिव चार्ज इन कार्बन के ऊपर मूव कर रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं वीलैंड इंटरमीडिएट। या अभी अपन ने देखा था, ये सेकेंड पोजीशन दिखाई है, एनर्जी लेवल दिखाया है, ये है वीलैंड इंटरमीडिएट का वीलैंड मध्यवर्ती।
नेक्स्ट स्टेप में इस रिंग और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है और ट्रांजिशन स्टेट 2 आ गया, जिसको एनर्जी लेवल पे 3 नंबर पे दिखाया गया। ये है ट्रांजिशन स्टेट 2, ये वाला ट्रांजिशन स्टेट 2। और लास्ट में H और रिंग के बीच का बॉन्ड पूरा टूट गया, हमें प्रोडक्ट मिला नाइट्रोबेंजीन और H+। ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है। प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कम है। ये है नाइट्रेशन का ऊर्जा आरेख, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम नाइट्रेशन का। यहाँ पे आपको पहले भी फर्स्ट ईयर में समझाया गया है ट्रांजिशन स्टेट और मध्यवर्ती के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो संक्रमण अवस्थाएं होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, उन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो इंटरमीडिएट होता है, मध्यवर्ती होता है, वो एक रियल स्पीसीज़ होती है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, और इसलिए इसकी ऊर्जा इन दोनों संक्रमण अवस्थाओं से कम होती है। ये है नाइट्रेशन। इसको हम इसका काइनेटिक इक्वेशन भी देख सकते हैं। अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया की गति है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, वो डिपेंड करेगी बेंजीन और आने वाले नाइट्रोनियम, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको पहले समझाया गया है कि कोई भी अभिक्रिया बहुत सारे पदों में संपन्न होती है, बहुत सारे स्टेप्स में पूरी होती है, और उन सभी स्टेप्स में से जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो उस रिएक्शन के रेट को, उसकी गति को निर्धारित करता है। यहाँ पे ये वाला स्टेप स्लो स्टेप है। इस स्टेप में आप देखिए नाइट्रोनियम आयन और बेंजीन दोनों भाग ले रहे हैं, इसलिए अभिक्रिया की गति इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ये है नाइट्रेशन रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि ये यूजुअली एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाइट्रो एरीन्स बनाने की कुछ और विधियाँ, और कौन सी विधियाँ हैं जिनसे हम नाइट्रो एरीन्स बना सकते हैं। देखिए, सिंपल हमें जब नाइट्रोबेंजीन बनाना होता है तब तो हम नाइट्रेशन कर लेते हैं, पर कई बार कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम डायरेक्ट नाइट्रेशन से नहीं बना सकते। कौन से कंपाउंड्स हैं? देखिए, अगर आप नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करें, अगर आप डाइनाइट्रोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो आप नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रो ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो जब आप नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे तो आपको मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन मिलेगी। पर आप बनाना चाहते हैं पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन, तो ये आप डायरेक्ट नाइट्रेशन से नहीं बना सकते। पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन लेना पड़ेगा। ये एनिलीन है, बेंजीन के साथ जब NH2 जुड़ा होता है उसको हम एनिलीन कहते हैं, और एनिलीन के पैरा पोजीशन पे नाइट्रो कंपाउंड है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आप अमीन्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो नाइट्रो बनता है, जब नाइट्रो का अपचयन करते हैं तो अमीन बनता है। तो यहाँ हम इस अमीनो ग्रुप का ऑक्सीडेशन करेंगे पर सल्फ्यूरिक एसिड से। नाइट्रोसो में कन्वर्ट होगा ये पहले, उसके बाद इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे HNO3 H2O2 से, हाइड्रोजन परऑक्साइड से, तो ये नाइट्रोसो नाइट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन, जो आप बनाना चाहते थे। दूसरा तरीका है पैरा नाइट्रोएनिलीन का, आप ऑक्सीडेशन कराइए पेरोक्सी ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड से, तो आपको डायरेक्ट ही पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ मैं फिर से एक बार बता दूँ, अगर आप पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप नाइट्रोबेंजीन का जब नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। कारण इसका ये है कि नाइट्रो ग्रुप एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर पहले से एक नाइट्रो कंपाउंड बेंजीन के साथ, एक नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो आने वाले किसी भी ग्रुप को मेटा पोजीशन पे ही डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो और पैरा कंपाउंड नहीं बनेंगे। इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन नाइट्रेशन हमने किया अमीनो कंपाउंड का। नेक्स्ट है डाईएजोनियम सॉल्ट्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम किस तरह से पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं।
देखिए यहाँ फिर से हमें पैरा नाइट्रोएनिलीन लिया। इस अमीनो ग्रुप को हम सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड से डाई एजोटाइज्ड कराते हैं। ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है। ये देखिए, ये इसका डाई एजोटाइजेशन हो गया, डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया। अब इस डाइएजोनियम सॉल्ट की सोडियम नाइट्राइट और कॉपर पाउडर के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो ये डाइएजो ग्रुप नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और हमको मेरा पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन जो हम बनाना चाहते थे। ये भी इनडायरेक्ट नाइट्रेशन से ही पॉसिबल है। डायरेक्ट नाइट्रेशन से हम पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन नहीं बना सकते। तो आज हमने नाइट्रोएल्केन और नाइट्रोएरीन्स के विरचन की, सिंथेसिस की कुछ विधियाँ पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रोएल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।